हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर पर। तो आज से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी। तो वैसे बच्चे जो 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th क्लास का बिहार बोर्ड से, उनके लिए ये क्लास करवाया जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले ज्योग्राफी में देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर ही हमारा है संसाधन एवं इसके उपयोग। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम अपना बता देते हैं। ये हमारा ऑफलाइन कोचिंग है, कैरियर मेकर कोचिंग सेंटर कुम्हरार में पड़ता है, जहाँ क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई होती है। एड्रेस हमारा है बैठका पर कुम्हरार पटना 26। मोबाइल नंबर हमारा दिया हुआ है, और यूट्यूब चैनल तो आप जानते ही हैं, हमारा बड़ा कैरियर ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आसपास में कहीं रहते हैं, तो आकर के आप क्लास कर सकते हैं डेमो। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का जो ज्योग्राफी है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे तो संसाधन के बारे में। संसाधन होते क्या हैं? संसाधन कहता है कि वे हर एक वस्तुएं संसाधन कहलाती है जो मानवीय आवश्यकता को पूर्ति करती है। यानी मानवीय आवश्यकता को पूर्ति करने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। एक जिम्बरमैन हमारे भूगोलविद हैं, वो कहते हैं कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। और सच में उनका ये कहना बिल्कुल सही है। कुछ संसाधन को छोड़ दे तो बहुत सारे चीज़ है जो मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को बनाया है, विकसित किया है। इसलिए उनका कथन जो है बहुत हद तक सही है, या फिर 100% ही सही है। तो संसाधन क्या है? तो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली हर एक वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। जल ले लीजिए, पेड़ पौधा, कॉपी कलम, किताब, ये बोर्ड, कैमरा, माइक, ये सब चीज़ संसाधन है जो मानवीय आवश्यकता को पूर्ति कर रहे हैं। तो संसाधन का डिफिनेशन हो गया। संसाधन कहता है कि संसाधन भौतिक या जैविक दोनों हो सकते हैं। भौतिक कहने का मतलब कोई वस्तु हो सकता है, जैविक कहने का मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब भी संसाधन में ही आते हैं। तो भौतिक संसाधन के रूप में यानी जो हमारा भूमि है, मृदा, मिट्टी हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया, ये सब हमारा जो है वो भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा है जैविक संसाधन। जैविक संसाधन कहता है इसमें जो जीव जंतु जितने भी हैं, मनुष्य भी है, पेड़ पौधा, ये सब आते हैं जैविक संसाधन के अंतर्गत। नोट में कहता है भौतिक और जैविक दोनों दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। यानी जितने भी हमारे पास भौतिक संसाधन है या फिर जैविक संसाधन है, इसमें तकनीक की ज़रूरत होती है। तकनीक विकसित करके ही हम लोग उसका उपयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं जंगल, पेड़ पौधा, ये सब जैविक संसाधन है, जीव जंतु, पेड़ पौधे। अब उसका उपयोग हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, बेंच, टेबल, कुर्सी, चौकी, अलग अलग चीज़ बना करके उपयोग करते हैं। तो ये हमारा जैविक संसाधन के अंतर्गत आएगा। जिम्बरमैन, ये सेंटेंस आपको बता ही दिया गया है। पूछता है ऑब्जेक्टिव, किसने कहा संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं या बनते हैं? तो जिम्बरमैन के अनुसार ही कहा जाता है। सेवा को भी संसाधन माना गया है। सेवा कहने का मतलब हो गया नौकरी। जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो उसका जॉब है, पढ़ने से उसको, पढ़ाने से उसको पेमेंट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है इनकम हो रहा है, तो उससे सेवा भी एक प्रकार का क्या हो गया? संसाधन हो गया। वो भी किसी न किसी के लिए काम आ रहा है। तो हम पहले ही बताए संसाधन का डिफिनेशन कि वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकता को पूर्ति करता है। तो टीचर जो है वो स्टूडेंट के लिए बना है, यानी उसके आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है, इसलिए सेवा हमारा क्या हो गया? संसाधन कहलाएगा। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। मतलब किसी देश के पास संसाधन नहीं है तो वो देश आर्थिक रूप से कमजोर होगा और सामाजिक रूप से भी वो कमजोर हो जाएगा। आगे हम लोग अब देखेंगे संसाधन के प्रकार अलग अलग टाइप्स के आधार पर। सबसे पहले यहाँ उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, यानी दो भागों में बांटा गया है। पहला जैव संसाधन, दूसरा हमारा है अजैव संसाधन।
जैव संसाधन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जैव यानी जीव जंतु, तो सजीव वस्तुओं के समूह को ही कहा जाता है जैव संसाधन। वैसा संसाधन जिसमें जीव हो यानी जान हो, जिसमें जीव जंतु सम्मिलित होते हैं, उसी को जैव संसाधन कहा जाता है। अजैव संसाधन के अंतर्गत कहता है दोस्त, निर्जीव वस्तुओं के समूह को ही अजैव संसाधन कहा जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे कहता है उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो प्रकार के बांटा गया है यानी दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन क्या है, दोनों को हम लोग देखते हैं। नवीकरणीय, इसका नाम ही है नवीकरणीय, यानी जिसे हम फिर से नया कर सकते हैं, वही हमारा नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे हवा ले लिए, पानी ले लिए, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। तो वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो नवीकरणीय यानी जिसे हम पुनः नया कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, उसे ही हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। इस एग्जाम्पल आप समझ चुके हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल हो गया, वन एवं वन्य प्राणी, ये सभी हमारे जैव नवीकरणीय के अंतर्गत आते हैं। अब नवीकरणीय संसाधन भी होता है बाबू दो प्रकार के, एक है सतत प्रवाह संसाधन, दूसरा है जैव संसाधन। सतत प्रवाह जो लगातार प्रवाहित होते रहती है, चलते रहती है, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, आज भी हवा है, कल भी है, पेड़ पौधे रहेंगे तब तक हवा है, पानी जल हमको मिलते रहेगा। जैव संसाधन में आते हैं वन्य और वन्य जीव, पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे हैं तो जंगल यानी जंगल में रहने वाले जीव जंतु, ये सब जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा दूसरा है अनवीकरणीय, यानी जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, फिर से नया नहीं कर सकते हैं, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो अनवीकरणीय संसाधन इतना ही है। वैसा संसाधन जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे अनवीकरणीय। कोशिश होगा आपके लिए चीज़ें याद रहेगी तभी आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। जिस विद्यार्थी को याद नहीं रहता है वो एग्ज़ाम में कुछ नहीं लिख पाएगा, इसलिए आप ध्यान से समझिए और इसको याद करने की कोशिश करिए, बार बार देखिए, पढ़िए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो अनवीकरणीय जिसे हम पुनः नया नहीं कर सकते हैं। और नवीकरणीय संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, एक है पुनः चक्रीय और एक है अचक्रीय। पुनः चक्रीय कहने का मतलब हो गया कि किसी चीज़ का हम कोई वस्तु बनाएं, ये वस्तु का उपयोग करने के बाद ये खराब हो तो फिर से इसका पुनः चक्रण किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप मान लीजिए लोहा का कोई चीज़ बाल्टी बनाते हैं, तो ये खराब हो जाएगा, फूट जाएगा, या फिर उसका क्षमता खत्म हो गया, सड़ गया, तो उसे क्या करेंगे, हम फिर से लोहा को बेच देंगे और वो फैक्ट्री तक पहुंच जा सकता है। यानी धातु जितने भी है ये सब हमारे किस में आएंगे, पुनः चक्रीय में। अचक्रीय में जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला, गैस, ये सब के सब हमारे जीवाश्म ईंधन है जो कि अचक्रीय संसाधन है, यानी इसका पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, इसका कोई चक्र नहीं है जो पूरा होगा। अब कहता है स्वामित्व, मालिकाना हक के आधार पर संसाधन को चार प्रकार में बांटा गया है। ये बिहार बोर्ड का पूछा हुआ सवाल है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं, यानी संसाधन के मालिक के आधार पर। पहला इसमें आता है दोस्त हमारा व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है बाबू कि व्यक्तिगत संसाधन क्या है, तो वैसा संसाधन जिस पे किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो या उससे होने वाले लाभ का प्रयोग किसी एक विशेष व्यक्ति के हित में होता है तो उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे आप जमीन का टुकड़ा ले लीजिए, मकान ले लीजिए, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, ये सब व्यक्तिगत संसाधन है जो कि किसी एक खास व्यक्ति का होता है। सामुदायिक संसाधन नाम से ही स्पष्ट है, समुदाय का संसाधन जो सभी समूहों का संसाधन हो, उस पर सभी समूह के लोगों का हक है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे आप सरकारी स्कूल, सड़क ले लिए,
पार्क ले लिए, पब्लिक स्पेस, ये सब, तो ये सामुदायिक संसाधन हो जाएगा। राष्ट्रीय संसाधन कहता है कि वैसा संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र या देश का अधिकार होता है तो उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन मतलब वैसा संसाधन जिस पे अधिकार अंतर्राष्ट्रीय संस्था का हो जाए तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। आइए हम लोग और थोड़ा सा देखते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है, जैसे भूखंड यानी जमीन का टुकड़ा, घर, जेवर जेवरात की सब चीज़ें। सामुदायिक संसाधन में सभी समूह का हक होगा, जैसे चरण भूति, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, तालाब हो गया, गुरुद्वारा हो जाए, सामुदायिक भवन हो जाए, गिरजाघर हो जाए, ये सब चीज़ें सामुदायिक है, कोई भी वहाँ जा सकता है। राष्ट्रीय संसाधन कहता है कि वैसा संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र यानी किसी देश का अधिकार होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। तो ये बात ध्यान से रखिए, जिस पर किसी देश का अधिकार हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहता है। यहाँ एक पॉइंट लिखा गया है, किसी देश के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। जैसे भारत देश में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं उन सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है, तो आप इसे ध्यान रखिए। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है उसे हम कहते हैं दोस्त अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उसे क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। कहता है किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर तक की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। जैसे समझिए, जैसे हमारा भारत देश का जो बाउंड्री लाइन है इससे 200 किलोमीटर तक का जो भी हमारा एरिया होगा ये क्षेत्र को ही कहा जाएगा अपवर्जक क्षेत्र। अपवर्जक क्षेत्र कहा जाएगा। तो इस 200 किलोमीटर के अंदर जितने भी संसाधन हैं वो सब के सब हमारा उस पर अधिकार होगा भारत का। अगर 200 किलोमीटर के बाद कोई संसाधन मिलता है तो ये संसाधन पर हक हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संस्था का, और वो संस्था वो फिर कहलाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब कहता है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। विकास के स्तर कि कितना विकास हुआ है संसाधन का उसके आधार पर। तो 4 प्रकार के होते हैं, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है, इसको बना सकते हैं। संभावी संसाधन नाम से ही स्पष्ट है। संभावी कहता है वैसा संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना है उसे हम संभावी संसाधन कहते हैं। संसाधन है लेकिन हम उसे भविष्य में उपयोग करेंगे तो उसे हम संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे हिमालय की क्षेत्र का खनिज जो है, हमारे पास पवन ऊर्जा और हमारे पास क्या है, सौर ऊर्जा। ये सब पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये संभावनाएं इसके दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। हालांकि हमारे वर्तमान समय भारत में गुजरात में पवन ऊर्जा का ज़्यादा विकास हो रहा है, राजस्थान में सौर ऊर्जा का ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वहाँ। विकसित संसाधन कहते हैं कि क्या होता है, विकसित संसाधन कहता है वैसे संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है उसे हम विकसित संसाधन कहते हैं। मतलब हमारे पास संसाधन है लेकिन हम उसे अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे। हमारे पास तकनीक भी है जिसे हम उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है विकसित संसाधन, हम विकसित कर चुके हैं। भंडार संसाधन कहता है वैसा संसाधन जिसे उपयुक्त तकनीक के अभाव में वर्तमान में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है उसे भंडार संसाधन, यानी संसाधन का खोज हो चुका है लेकिन हमारे पास तकनीक नहीं है कि हम उसका उपयोग करें, इसीलिए उसको कहा जाता है भंडार संसाधन। संचित कोष संसाधन एक है भाई। संचित कोष संसाधन कहता है बाबू वैसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है उसे हम संचित कोष संसाधन कहते हैं। मतलब हमारे पास तकनीक है, हम विकसित करेंगे, विकसित हो चुका है लेकिन उपयोग हम अभी नहीं कर रहे हैं, जब ज़रूरत आएगा तो करेंगे, तो उसे संचित कोष कहा जाएगा। तो ये चीज़ हो गया।
तो ये चीज़ हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं संसाधन में। संसाधन के प्रकार था उत्पत्ति के आधार, जैव अजैव, उपयोगिता के आधार पर, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, स्वामित्व के आधार पर भी हम लोग देख चुके हैं। अब कहता है कि संसाधन नियोजन क्या है। नियोजन कहने का मतलब अर्थ होता है बाबू किसी चीज़ को प्लानिंग करके उसको उपयोग करना। तो वही चीज़ है, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है, कि एक अच्छे ढंग से हम संसाधन को कैसे उपयोग कर सकते हैं। संसाधन संरक्षण कहता है क्या, संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन का संरक्षण कहलाता है। संसाधन को हम कैसे बचाएंगे, तो हम दिमाग लगा करके अच्छे तरीके से संसाधन के उपयोग के विधि बना करके हम संसाधन को बचा सकते हैं, और वही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। अब कुछ कथन समझ लेते हैं हमारे महात्मा गांधी जी द्वारा, यानी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यानी बापू जिन्हें हम लोग कहते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए स्वार्थ मनुष्य को उतना ही करना चाहिए जितना वो ढो सकता है उसे। तो हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन चाहे कोई कि हम पेटी भरे तो पेटी कभी नहीं भर सकता है। एक पेटी, दो पेटी, नया नया पेटी आप बना सकते हैं। मेधा पाटेकर का संबंध जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। तो नर्मदा बचाओ का नेतृत्व भी मेधा पाटेकर जी कर रहे थे। सुंदरलाल बहुगुणा के संदर्भ में चिपको आंदोलन है, जो कि पेड़ को बचाने के लिए किया गया था। फिर है संदीप पांडे का एक थोड़ा सा समझिए। संदीप पांडे का संबंध जो है वो वर्षा जल संचयन या कृषि भूति विस्तार से है। ये जो संदीप पांडे है ये वर्षा जल को संचयन करने के लिए मतलब अपनी बनाए, इनको अलग अलग प्रकार से तकनीक विकसित किए हैं। कहते हैं कि 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। कौन? संदीप पांडे ने। कहता है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक में कौन थे? क्या लिखा हुआ है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक में सुमार थे होंगे। कहता स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में संसाधन से संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित किया गया है। यानी इस पुस्तक में जो भी गांधी जी के विचार है उसको प्रकाशित किया गया है। कहता है कि हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट में सतत विकास और संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्कॉट होम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था। यानी पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहले स्कॉट होम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में हुआ था। पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाया जाता है, यानी मनाते हैं। तो पर्यावरण दिवस ऑब्जेक्टिव पूछता है कब मनाया जाता है। क्लब ऑफ रोम की स्थापना यानी 1968 हो गया। विश्व शिखर सम्मेलन 1972 और हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट 1987। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। कुछ और हम देखते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था। कहता है कि मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा गया है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था यानी जो मानव के जीवन में जो वस्तुएं उपयोगी है उसे डाकू विभिन्न प्रकार से शोषण कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था। आगे कहता है पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन इसलिए हुआ है ताकि पृथ्वी को पर्यावरण के प्रदूषण से बचाया जाए, विभिन्न प्रकार की चीज़ों। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। कहाँ हुआ है? रियो डी जेनेरो। द्वितीय विश्व सम्मेलन, द्वितीय लिखा हुआ है, 1997 में हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ है। और ये है बायोटेक सम्मेलन हुआ था 1997 में। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो कि बिहार बोर्ड लगातार पूछते रहता है। अब हम लोग आते हैं सतत विकास। सतत मतलब होता है दोस्त लगातार, वैसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकता को प्रभावित किए बिना भविष्य मतलब भविष्य की आवश्यकता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूर्ति करता है। या आप यूँ कह सकते हैं कि वर्तमान में भी पूरा कर रहा है और आगे भी पूरा करते रहेगा। सतत निरंतर जारी है। पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर वर्तमान के विकास को कायम रखना
रखा जा सकता है, ऐसी धारणा ही सतत विकास कही जाती है। आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके होंगे इसे। अब कुछ याद करने योग्य है स्मरणीय तथ्य जिसे हम याद रख सकते हैं। तो बताया गया आपको कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरो में। ये 3 जून से 14 जून के बीच हुआ। कहता है कि जिसमें विकसित एवं विकासशील देश के लगभग 178 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। उस सभा में, मीटिंग में भाग लिया। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग पर काम मतलब चर्चा हुई, वन संरक्षण पर, जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता गया। यानी 21, इन सभी के अलावा और भी मुख्य बिंदु है जिस पर उसमें घोषणा हुई और उस पर सब साइन किए 178 देश के प्रतिनिधि। कहता है कि कार्यक्रम जो हमारा है यानी एजेंडा 21 क्या है, पूछ सकता है। कहता है कि यानी जो 21 सूत्री बनाया गया उसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पेज का एक जो है घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया है। इसे एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए तथा इस पर खर्च होने वाले वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई। मतलब इसमें एजेंडा 21 गठित किया गया, इस पर जो भी खोज होगा या फिर खर्च होगा वो सब खर्च को वहन यानी भुगतान करने के लिए विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई। कहता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 23 से 27 जून तक चला, 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था। ये सब वर्ड देख लीजिएगा आप लोग, गलत लिखा हुआ है। इसे कहता है कि +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट हमारा 1992 में हुआ था और +5 यानी 97 में हुआ है, तो इसीलिए इसको +5 सम्मेलन भी कहते हैं। आगे है दोस्त हमारा क्योटो सम्मेलन। कहता है इसमें दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 159 देश के प्रतिनिधि जो है भाग लिए। इसमें 6 गैस पर चर्चा किया गया, CO2, मीथेन और NO है, HFC है, पर फ्लोरोकार्बन सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहयोग बनी। मतलब ये सब गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, इसलिए सभी देश मिल करके इसके कटौती करने के लिए सहयोग मतलब एक साथ आए। जहां यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7% एवं जापान 6% की कटौती पर सहमत हुए। इसे कहा जाता है कि मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी माना जाता है। यानी 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता उसको विस्तार किया गया। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष बाद हुआ, यानी कहने का मतलब 1992 से 10 वर्ष, यानी 26 से 4 अगस्त 2002, यानी 97 या 5/2002 हो गया। जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पर्यावरण से संबंधित 105 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था। इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों के लगभग 2000 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो ये हमारा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन था। अब इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है। ये सब आपको बता दिया गया पीछे। तो हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं चैप्टर 1 जो हमारा संसाधन है। क्लास 10 का जो ज्योग्राफी है उसका फर्स्ट चैप्टर हमारा है संसाधन, वो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर देखेंगे। हम लोग हर एक वीडियो में एक चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, चाहे वो चैप्टर कितना भी लंबा हो। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आप जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊँगा यहाँ वो 100% आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काम आएगा। ये
हमारी गारंटी है, और आपको जो पढ़ाया जाएगा उसी से सवाल आएगा, तो हमारे साथ बने रहिए और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।